नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कोई अचानक से आया हुआ अधिनियम नहीं था। लगभग एक कहें तो 40 साल के लंबे समय के बाद, 45 साल के लंबे समय के बाद यह अधिनियम आता है। इस अधिनियम की शुरुआत यानी यह अधिनियम आएगा, यह चीज निश्चित हो गया था सन 1948 में, और ये अधिनियम आता है 8 जनवरी 1994 को। ठीक, 1948 में ऐसी क्या घटना घटी कि ऐसा अधिनियम आने के विषय में मैं कह रहा हूं कि एक चीजें जो शुरू हो गई थी 1948 से ही शुरू हो गई थी। अब एक छोटी सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। आज के लगभग 10, 20, 25, 30 साल पीछे चले जाइए या 40 साल पीछे चले जाइए, 30 साल पीछे चले जाते हैं। 30 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 30 साल पहले शिक्षा पर उतना ज्यादा जोर नहीं था। गवर्नमेंट का, सरकार का उतना शिक्षा पर जोर नहीं था कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। हाँ, शिक्षा की योजनाएं चलती थी, स्कूल्स भी चलते थे, लेकिन उस प्रकार से फोकस होकर के प्राइमरी एजुकेशन को फोकस नहीं किया गया। प्राइमरी एजुकेशन को कब फोकस किया? तो जब सर्व शिक्षा अभियान आया या फिर राइट टू एजुकेशन आया, तब फोकस किया गया। तो क्या गवर्नमेंट जब भारत आजाद हुआ 1950 में, हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो तुरंत ही प्राइमरी चीजों पर, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। लेकिन हम एजुकेशन पर फोकस कब करेंगे? जब हमारा पेट भरा हो, हमारे शरीर में कपड़ा हो, हमारे पास रहने की व्यवस्था हो। अगर कोई 8-9 साल का बच्चा है, अगर गवर्नमेंट उसको बोल दे कि 8 साल का बच्चा है, इस 8 साल के बच्चे को स्कूल आना ही आना है, लेकिन अगर उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं होगी उसके घर में, या कहें कि वही 8 साल का बच्चा है जो कि कहीं दुकान में काम करेगा, रोड किनारे कोई ठेला में काम करेगा अपने पिता के साथ, तब उसके घर का जीवन वो चलेगा, तो क्या ये 8 साल का बच्चा कभी स्कूल आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा स्कूल, बिल्कुल नहीं आएगा स्कूल, क्योंकि उसको पहले अपना पेट देखना है। जब पेट भर जाएगा तो फिर कपड़ा देखेगा। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बुनियादी चीजों पर क्रम से भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रोटी की आवश्यकता होगी, उसके बाद कपड़े की, और फिर उसके बाद मकान की। तो जब राइट टू एजुकेशन आया तो गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना शुरू किया कि हमको प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी किया गवर्नमेंट ने हालांकि, लेकिन राइट टू एजुकेशन के बाद ये काफी चीजें बढ़ गई। मेरा पूरा कहानी बताने का मतलब ये है कि जब हम चीजों को कैसे निर्धारित करते हैं, जैसा हमारा संसाधन होता है उसी संसाधन के हिसाब से हम चीजों को निर्धारित करते हैं। कि हमारे पास अगर संसाधन है, पैसा है, अगर हमारे पास 100 ही रुपए पैसा है मेरे पास, तो मैं फिर उसमें सबसे पहले तो मैं आटा लूंगा और नमक लूंगा। अगर मेरे पास पैसा बढ़ गया, 200 रुपए हो गया, तो फिर मैं कोई एक सब्जी ले लूंगा। अगर और पैसा बढ़ गया तो दाल ले लूंगा, और पैसा बढ़ गया तो पनीर ले लूंगा, और पैसा बढ़ गया तो मटन ले लूंगा, और पैसा बढ़ गया तो और महंगी महंगी चीजें ले लूंगा। लेकिन वो पैसा क्या है? एक्चुअल में एक संसाधन है। जितने संसाधन मेरे पास होंगे उसी संसाधन के हिसाब से मैं निर्धारित करूंगा कि किस प्रकार से चीजें बढ़नी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं 1950 के आसपास, तो 1950 के आसपास अगर भारत की बात की जाए तो भारत कैसी स्थिति में था? भारत था एक गरीब देश की स्थिति में, बहुत ज्यादा गरीब देश की स्थिति में। यहां तक कि हमने अमेरिका से PL 480 के अंतर्गत, जो उनका कानून था, उसके अंतर्गत हमने एक तरीके से भीख में दी गई ही कहें रोटी, गेहूं का इस्तेमाल किया और फिर हम आगे बढ़े।
लेकिन जब उस समय अगर अमेरिका 1950 के आसपास हमें गेहूं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास क्या है, उसके पास गेहूं का उत्पादन अधिक है, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अधिक है, सरप्लस है, तभी तो हमें वो गेहूं दे पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है उस समय, या फिर अन्य देश, अमेरिका के अलावा भी बात करें, कुछ देश जैसे अमेरिका हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड जिसको जो है ब्रिटेन हो गया, या फिर और भी रूस हो गए, ये सब देश क्या थे उस समय, बहुत अच्छी स्थिति में हो गए थे। हम गरीब स्थिति में, जैसे अभी भी वो देश हमसे आगे हैं। तो जब उनके पास संसाधन हो गए, बढ़िया व्यवस्था हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई, अच्छा हो गया, तो फिर तब तो नया चीज कुछ सोचा जाएगा। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा बन चुका था 1948 से पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ बन चुका था, उसके अंतर्गत महासभा बन चुका था, बहुत सारे राष्ट्रों का संघ था। तो उस राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे देश थे जो क्या थे, संपन्न थे, यानी उनके पास संसाधन तो थे ही थे। जब संसाधन होंगे तो और भी चीजों पर सोचना शुरू करेंगे। जब आपका पेट भरा होगा तभी आप एक अच्छा कविता लिख सकते हैं, यानी आपके पास संसाधन होंगे तभी तो आप कविता लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो उसी क्रम में जो बाकी के संपन्न देश थे, वो संपन्न देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो सभी प्रकार के देश थे, भारत भी था। तो उसमें जो संपन्न देश है, वो संपन्न देशों का ये विचार आया कि भाई अभी जैसे हमारे विचार आते हैं, अभी अगर मान ले आज के आप 40 साल पहले चले जाएं, तो 40 साल पहले आपके क्षेत्र का जो दरोगा होता था, वो दरोगा बहुत पावरफुल होता था, बहुत पावरफुल होता था। अभी भी पावर है उसके, लेकिन उस समय बहुत पावरफुल होता था। किसी को भी पकड़ ले और बंद कर दे, पीट दे, मार दे। आज तो जगह जगह मीडिया हो गया। मीडिया भी कैसे आया, जब संपन्नता आई होगी तब तो उस क्षेत्र के लोग मीडिया में आए होंगे। लेकिन अब ये चीज नहीं है, दरोगा ऐसा संभवतः नहीं कर सकता, करते भी है लेकिन बहुत डर डर के करते हैं। तो जब इन लोगों के पास, संपन्न देशों के पास पूरे संसाधन हो गए, तो ये संपन्न देश सोचे भाई कुछ तो सोचा जाए। तो सोचना शुरू किया कि सभी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, और खाने पीने की व्यवस्था कौन करे, सरकार करे। सभी लोगों को कपड़ा तो मिलना ही चाहिए, कपड़े की व्यवस्था कौन करे, सरकार करे। सभी को मकान मिलना चाहिए, मकान की व्यवस्था कौन करे, सरकार करे। व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार चाहिए, व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार चाहिए, उसकी व्यवस्था कौन करे, सरकार करे। ये सब चीजें ये देश सोचना शुरू किए, और जब ये सब देश इसके विषय में सोचना शुरू किए तो इनके मन में एक विचार आया कि भाई एक तरीके से मानव, हम लोग सब क्या है, इन देश का कहना क्या था कि हम सब क्या है, मानव है। तो मानव के कुछ क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, मूलभूत अधिकार होने चाहिए, जो कि हमें एक मानव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे पता चला मैं चल रहा हूं, कोई आके मेरे को चाकू मार दिया, तो मैं तो बड़ा डरा डरा रहूंगा ना। अभी तो कम से कम इतनी वो है कि भाई कोई बगल वाला मेरे को चाकू नहीं मारेगा, नहीं तो पहले तो कबीले वाले रहते थे, घूम देते थे और निकल लेते थे। ठीक, तो मानव के पास क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ अधिकार होने चाहिए, और हर मानव के पास होना चाहिए, हर मनुष्य के पास। जैसे गरिमापूर्ण जीवन जिए, जैसे स्वतंत्रता से जीवन जिए, जैसे उसको खाने पीने की समस्या ना हो, उसको भोजन की समस्या ना हो, ऐसे कुछ अधिकार होने चाहिए। अब पहले क्या होता था, पहले मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो कि अभी जेल में डाल दिया किसी व्यक्ति को, तो क्या उससे आप खाना छीन लेंगे, आप उसको खाना नहीं देंगे, खाना देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका मूलभूत अधिकार है, मानव अधिकार है कि उसको खाना मिलना चाहिए। ठीक, तो ऐसे जो
देश थे उनके मन में आया कि भाई इस प्रकार से एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हर एक जो पृथ्वी पर जितने भी लोग जीव हैं, जो मानव हैं, उनके अधिकार होने चाहिए। और उन मानव, इसी को मिलाकर के कहा दिया गया मानव का अधिकार यानी मानवाधिकार। ठीक, तो मानव अधिकार का कंसेप्ट कैसे आया? तो मानव अधिकार का कंसेप्ट ऐसे आया कि जब विश्व के देश संपन्न होने लगे तो अपना जो भी रोटी कपड़ा मकान था वो संसाधन पूरे करने लगे, वो संपन्नता की स्थिति में आए, तो उनके मन में विचार आया कि भाई हम तो संपन्न हैं, लेकिन रोड किनारे जो एक मान लेते हैं कोई ठंड में ठिठुर करके मर जा रहा है, तो उसको भी नहीं मरना चाहिए। जैसे अभी की स्थिति में क्या है, अब बड़े बड़े शहरों में देखें, ठीक, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे, छोटे मोटे शहरों में भी आप आने लगे कि लोग जानवरों के अधिकार की भी बात करने लगे। जैसे कुत्ते को आप नहीं मार सकते, गाय को आप नहीं मार सकते, जो भी है अलग है, वो तो साला अलग मुद्दा हो जाएगा। ठीक, जो भी जानवर है उसको नहीं मार सकते, यानी उनके भी कुछ अधिकार हैं। अगर आप जानवरों को रख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वैसे कुछ अधिकार होंगे, जानवर के अधिकार, उसको जानवर अधिकार बोलेंगे। वैसे अधिकार तो उनको देने ही है। जैसे आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएंगे, मुर्गी पालन जब आप करने लगेंगे तो आपको एक संस्था है पेटा। ये पेटा क्या करता है, एनिमल से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उससे संबंधित ये भारत सरकार का संगठन है, ये आ जाएगा और बोलेगा कि भाई आपको मुर्गी को अच्छे से रखना चाहिए, बकरे को अच्छे से रखना चाहिए। तो जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पहले कोई जानवर के अधिकार की बात करता क्या? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अरे पहले अपना पेट भरे, बकरे को मार के, हिरण को मार के अपना पेट भर रहे, तो अभी जानवर के अधिकार की बात होने लगी। अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद बिच्छू के अधिकार की बात हो, सांप के अधिकार की बात हो, और हो ही रही है। इसीलिए तो आप देखेंगे शहर शहर में, गांव में तो मार देते हैं, शहर में देखेंगे तो आप रेस्क्यू टीम को फोन करेंगे, वो आएगा, फिर आपका सांप पकड़ के ले जाएगा। मत मारो कहते हैं, वो जीव है, उस पर्यावरण संरक्षण में काम आ रहा है, उसको ले जाएगा कहीं, छोड़ देगा। तो उनके अधिकारों की भी बात हो रही है थोड़ी सी। ठीक, तो ऐसे अधिकारों की बात होने लगी। और जब ऐसे अधिकारों की बात होने लगी तो सन आता है 1948 का। और 1948 में भी अगर आप डेट याद रखना चाहें तो डेट महत्वपूर्ण भी है। अगर डेट याद रखना चाहें तो वो था 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 कुछ याद आ रहा है क्या? मानव अधिकार, वैश्विक मानव अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आपसे एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1948। अब ये बात तो हो गई कि 10 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948? तो 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो महासभा है, महासभा मतलब इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से लोगों का समूह, राज्य देशों का समूह, वो समूह वाले सब इस महासभा में आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में एक कहे प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। और अगर उसको हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे मानव अधिकार के लिए सार्वभौम घोषणा पत्र। यह घोषणा पत्र 1948 में इसी महासभा के द्वारा लाया गया। मानव अधिकार के लिए सार्वभौम घोषणा पत्र। क्या था ये? इस घोषणा पत्र में बताया गया है कि मानवों के कुछ कुछ अधिकार होने चाहिए। कौन कौन से अधिकार हैं, क्या अधिकार है, कैसे उसको देना है, क्या करना है, ये सब चीजें 1948 में आई। अब 1948 में आ गया।
अब भारत भी उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग में जब पहुंचा तो भारत ने कहा कि ठीक है, जब सब लोग हां करें तो हमारी भी हां है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसमें क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। मतलब सिग्नेचर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से इसको अगर अंग्रेजी में हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोला जाता है प्रसंविदा, कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके के आप बाउंड हो गए कि हां हमको क्या करना है, मानव अधिकारों के लिए कुछ काम करना है। तो भारत ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत उसने हस्ताक्षर कर दिया। इसका मतलब भारत एक तरीके से सहमत हो गया कि हम अपने देश में मानव अधिकार से संबंधित कुछ काम करेंगे जिससे मानवों का अधिकार सुरक्षित रहे। ये तो था सन 1948। अब इसी प्रकार का एक और मीटिंग होता है और एक और घोषणा पत्र आता है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जरूर लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिए, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और ये आता है 1966 में। इस 1966 में जो आया, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करता है, फिर से लिख लीजिए, लिखना चाहे तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसका मतलब यह है, सिविल एंड पॉलिटिकल की बात दो चीजें करता है। सिविल मतलब नागरिक और पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक। यानी कुल मिला के ये फोकस क्या करता है, कहता है कि हर एक देश को अपने जो नागरिक हैं उनको नागरिक संबंधी अधिकार और राजनीतिक अधिकार कुछ प्राप्त होने चाहिए। भारत ने कहा ये भी ठीक है जी, हम इसमें भी साइन किए देते हैं। साइन कर दिया भारत ने 1966 में। इसका मतलब भारत ने लगभग ये भी मानव अधिकार से संबंधित था, ध्यान रखिएगा, नागरिक को अधिकार दे रहे तो मानव के अधिकार। तो भारत ने अब दो जो प्रसंविदा थे, दो कॉन्ट्रैक्ट थे इंटरनेशनल, उन दो कॉन्ट्रैक्ट पर भारत साइन कर चुका है 1966 में। और इसमें बताया गया कि आपको लागू करना है ताकि मानवों के अधिकार को संरक्षित सुरक्षित किया जा सके। तो ये दो समझौते इसने साइन कर लिए 1966 तक। अब 1966 में इसने दो समझौते साइन कर लिए, तो आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि भाई 10 दिसंबर 1948 को पहला साइन किया सार्वभौम घोषणा पत्र वाला, फिर 1966 में दूसरा साइन कर लिया, तो या तो 1948 के आसपास ये अधिनियम आ जाना चाहिए था या तो फिर 1966 में ले आते, लेकिन ये दोनों समय में तो आता नहीं है, आता है 1993 में, 1994 में एक्चुअल में आता है। तो ऐसी क्या बात हुई कि ये बाद में आया? इसके पीछे की कहानी एक ही मात्र है, जो कि आपको पहले बता चुका हूं कि हम अन्य चीजों की बात कब करेंगे, जब हमारे पास संसाधन होंगे। तो उस समय अगर हम मानव अधिकार की बात करने लगे 1966 में, तो हमारे पास खाने के इतने समस्याएं हैं और मानव अधिकार में खाना भी है, और हम खुद गेहूं लेकर के अमेरिका से खा रहे हैं। उस समय हम लोग कंपलसरी कर दें कि सरकार सबको भोजन देगी ही देगी, तो क्या सरकार भोजन दे पाती? फिर सरकार फेल हो जाता, सरकार की बदनामी होती। सरकार सबको शिक्षा देगी तो क्या सरकार दे पाती? नहीं दे पाती, उसकी बदनामी होती। सबको कपड़ा दे पाएगी तो हम खुद गरीबी स्थिति में हैं, तो कहां से देंगे? ठीक। तो इसलिए न तो 1948 में अधिनियम बना, न तो 1966 में अधिनियम। लेकिन फिर ऐसी क्या बात हुई कि 1993 में इस अधिनियम को लाना पड़ा? इसके 2-3 कारण हैं। अगर आप
भारत के इतिहास को देखेंगे तो लगभग 1980 के दशक में आप देखेंगे, इस दशक में देखेंगे मतलब लगभग 1971 से लेकर के 1980 के बीच, या इसके बाद भी आप देखेंगे 1980 से लेकर 1990 के बीच। इन 20 सालों को अगर आप देखें, इन 20 वर्षों के बीच की चीजें अगर देखें, तो आप देखेंगे कि इस समय लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जाता था, उनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इतना मारते थे कि आदमी मर जाता था। भारत में नक्सल मूवमेंट चल रहा था, नक्सली वाला मूवमेंट 1980 के दशक में, और नक्सलियों को अगर पकड़ लिया तो कोई मानव अधिकार की बात नहीं, उनको भूखे रखे, प्यासे रखे, तकलीफ में रखे, जैसा भी रखे। जातीय हिंसा बढ़ रही थी, और सबसे एक महत्वपूर्ण काम कि उस समय आतंकवाद के निरोध के लिए, उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चल रहे थे। तो चाहे पुलिस हिरासत हो, चाहे नक्सलियों को पकड़ना हो, या जातीय हिंसा की बात हो, या फिर आतंकवाद विरोधी जो नियम चल रहे थे, निरोध यानी रोकने के लिए जो नियम चल रहे थे, वो नियम किसी न किसी प्रकार से हर दिन आप देखते न्यूज़पेपर में क्या होता था, न्यूज़पेपर में आ जाता था कि भाई बस्तर में इतने लोगों को पुलिस ने पकड़ा और वो अब उनको जो पुलिस हिरासत में रखा उनकी मृत्यु हो गई, नक्सलियों को पकड़ा उनकी मृत्यु हो गई। या फिर किसी व्यक्ति को पकड़ा जिसके ऊपर की आतंकवाद संबंधी जो आरोप लगे हैं, तो आतंकवाद संबंधी आरोप लगे हैं और वो उसकी मृत्यु हो गई जेल में ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला उस ठंड से मर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला भूख से मर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कुछ और चीजों से मर गया, जो कि सामान्य तौर पर नहीं मारना चाहिए, वैसा मरना वैसा नहीं चाहिए। सरकार रोज यही न्यूज देखती थी, रोज यही न्यूज देखती थी। जब न्यूज भारत में छपेगा तो कहीं ना कहीं वो विदेश में भी तो छपेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग देखे होंगे या समझे होंगे, एक पत्रकार था बस्तर का, बहुत अच्छा पत्रकार था। उस पत्रकार को मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। 2-3 दिन के बाद पता चला कि भाई उसकी लाश निकाली गई सेप्टिक टैंक से, पत्रकार मारा गया। छत्तीसगढ़ के न्यूज चैनल में छाया रहा, भारत के न्यूज चैनल में छाया रहा, यहां तक कि जो इंटरनेशनल मीडिया थी उसने भी उस न्यूज को छापा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ऐसे न्यूज बार बार छपते रहें भारत सरकार की तरफ से, मतलब भारत के ऐसे ऐसे न्यूज बार बार छपे, मान लेता हूं कि एक दिन में, महीने में 8 न्यूज ऐसे छप गए जो कि पत्रकारों से हत्या से संबंधित है, 15 न्यूज छप गए दूसरे महीने में, 15 न्यूज छप गए तीसरे महीने में, फिर मान लो 18 न्यूज छप गए चौथे महीने में। तो अगर इसको पढ़ा तो क्या लगेगा आपको? आपको यही लगेगा कि भारत में पत्रकार जो है सुरक्षित नहीं। उसी प्रकार से मानव अधिकार से संबंधित, मानवों के अधिकारों से संबंधित जो हनन के मामले थे वो भी हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहते थे। और न्यूज़पेपर में एक चीज और भी आता था कि भारत सरकार ने जब 1948 में इस पर साइन कर दिया है या 1966 में साइन किया और कहा है कि नहीं हम मानव अधिकार से संबंधित कानून लाएंगे, मानव के अधिकारों की रक्षा होगी। 1966 मतलब इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो फिर भारत सरकार ऐसा अधिनियम क्यों नहीं ला रही? ये बार बार उठता था, ठीक? तो ये बार बार उठता रहा। तो क्या, तो इससे क्या हुई? ये सब चीजें हुई तो भारत सरकार थोड़ी क्या हो गई? मजबूर हो गई।
जब मजबूर हुए तो भारत सरकार ने सोचना शुरू किया कि भाई इस प्रकार का हमको अधिनियम अब ले आना चाहिए, बहुत अति हो जा रहा है, जंगल राज टाइप का हो जा रहा है चीज, तो इस प्रकार के अधिनियम ले लाने चाहिए। ठीक, एक पॉइंट तो ये रहा अधिनियम को लाने के लिए। इसको आप मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1। अब एक और पॉइंट देखते हैं जिसको हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, ठीक, भारत के संविधान की बात करूं तो भारत के संविधान में आप पढ़ेंगे एक अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 14। क्या कहता है? कानून के समक्ष जो है सभी को बराबर के नजरिए से देखना चाहिए। और अनुच्छेद 14 ही कहता है कि जब तक कोई आदमी मुजरिम साबित ना हो जाए, मतलब उसके आरोप जो है निश्चित तौर पर फिक्स ना हो जाए, तब तक वो केवल और केवल आरोपी है, अपराधी नहीं है। अपराधी मतलब अब फिक्स हो गया कि अपराध उसी ने किया है, साबित हो गया। आरोपी मतलब केवल उस पर आरोप लगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मानव अधिकार नहीं है, पुलिस हिरासत में अगर एक ही जाति के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, मान लेते हैं पुलिस स्टेशन जो है, उस स्टेशन में जो जो जाति के लोग हैं वो ब्राह्मण है, मतलब इसमें जो भी पुलिस वाले हैं वो लगभग ब्राह्मण हैं, और इसके अंदर अगर मैं कहूं कि शूद्रों को मारा जाए, यानी पुलिस हिरासत में जा रहे हैं शूद्र और मर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक हिसाब से उन शूद्रों के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। या वैश्यों को मारा जाए तो भी भेदभाव हो रहा है, एक अलग जाति के लोगों को मारा जा रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है। इसका मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हम अधिकार दिए हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या फिर सॉरी विधि के समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, भेदभाव नहीं, विधि के समान संरक्षण की, विधि के सामने संरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कानून सबके लिए बराबर है। तो ये तो कानून बराबर ही नहीं है, एक जाति के लोगों को मार दिया जा रहा है, एक जाति के लोग बच जा रहे हैं, उनको अलग तरीके से कानून के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये मैंने गलती से आपको बोल दिया कि ये लिंग, धर्म, जाति, स्थान वाला है, ये एक वो है, क्या तो बोल रहा था मैं, हाँ, जो भी है छोड़िए, अनुच्छेद 14 देख लीजिएगा जो भी। ठीक, फिर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 मैं इसमें भूल रहा हूं एक्चुअल में, ये तो मेरे ख्याल से या तो ये हाँ वही है जो मैंने बताया, ठीक वही बताया। अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन जैसे ही अभिव्यक्ति की आजादी हो रही है, वैसे ही अभिव्यक्ति कोई कर रहा है, वैसे ही उसको मार दिया जा रहा है, उसके मानव अधिकार को छीन लिया जा रहा है। या अनुच्छेद 21 देख लीजिए, कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, उसी में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये भी तो छीना ही जा रहा है मानव अधिकार न होने की वजह से। तो इसको भी गवर्नमेंट को पूरा करना था, लेकिन ये त्वरित कारण तो नहीं था। ये अधिकार तो हमको कब मिले थे? जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तभी ये अधिकार हमको मिल गए थे। तो इसका इस कारण से तो नहीं था, लेकिन ये क्या कारण था? एक तरीके से कहूं तो सहायक कारण तो था ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लाने के पीछे, लेकिन महत्वपूर्ण कारण तो ये था पॉइंट नंबर 1, जिसमें कि बहुत सारे जातीय हिंसा, पुलिस उसमें मारा जाना और ये न्यूज का चलना, ये सब चीजें बहुत प्रभावित करी भारत सरकार। और क्या जरूरी था, और क्या कारण था? एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था
जिसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। अब आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ गए हैं कि 1980 से लेकर के 1990 में बहुत सारे जातीय हिंसा मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और ये मानव अधिकार उस समय तक कौन से मानव अधिकार होंगे, यानी कौन से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो या तो जो 1948 में हमने साइन किया है या तो 1966 में साइन किया है, उसी के अनुसार उस समय मानव अधिकार डिसाइड होते थे। क्योंकि हमारा अधिनियम तो 1993 में आया है, ये उससे पहले की बात है। तो उस समय मानव अधिकार क्या माने जाएंगे, क्या माने नहीं जाएंगे, वो यही इसी में जो चीजें लिखी गई थी उसी को न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता था। ठीक, तो यहां तक ये पता चला कि भाई इस समय मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और होती है, जो संयुक्त राष्ट्र सभा करता है 1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा कब करता है? 1993 में। 1993 में ये घोषणा करता है और कहता है कि ये जो दशक है मतलब 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 2000 तक का जो 10 साल का जो दशक होगा, उसको उसने कहा कि हम इसको एक अलग तरीके से देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दशक को, इस समय को विश्व मानव अधिकार दशक के रूप में घोषित कर दिया। यानी कहा कि ये जो दशक होगा ये क्या होगा? विश्व मानव अधिकार दशक। मतलब इस 10 सालों में हम मानव अधिकारों की बात जोर शोर से करेंगे, एक अभियान की तरह चलाएंगे, अभियान की तरह चलाएंगे, अभियान की तरह चलाएंगे। विश्व में वर्ल्ड के लेवल पे आप मैक्सिमम ऐसी कंट्री देखेंगे जो विकासशील अवस्था में थे उस समय, जैसे भारत हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, कुछ और देश हो गए, नेपाल, ये वो 3-13 जो भी मैक्सिमम कंट्री, उन्होंने इसे 1990 से 2000 के बीच अपने यहां मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किए, या मानव अधिकारों से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त करने का काम इसी दशक में किया। ठीक, तो अब एक न्यूज ये कि लोगों को मारा जा रहा है, ये वो 3-13, और एक न्यूज ये कि अब तो महासभा ने मानव अधिकार दशक के रूप में घोषित कर दिया, दशक के रूप में घोषित कर दिया। अब तो सरकार को करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचारना चाहिए। दोनों न्यूज जो थे और बाकी संवैधानिक कारण तो थे, दोनों जो कारण थे वो एक साथ दबाव बनाता है कहां? भारत सरकार पर। ऐसे दबाव बनाता है, भाई लोग मारे जा रहे हैं, उनके मानव अधिकार को छीना जा रहा है। ठीक, उसके लिए एक न्यूज चल रहा है इधर, दूसरा न्यूज चल रहा है इधर से कि भाई इसके लिए आपने 1948 में साइन कर रखा है भारत सरकार ने, फिर भी नहीं कुछ कर रही है। 1966 में साइन कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रही। और फिर एक न्यूज इधर से फिर चला कि भैया 1993 में इसको मानव अधिकार दशक के रूप में घोषित कर दिया गया, अब तो अधिनियम कुछ बनाना ही चाहिए। ठीक, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब यह सब हुआ तो सरकार काफी दबाव में आ गई, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दबाव में। तो उसने कहा कि ठीक है, हम एक अधिनियम बनाएंगे, लेकिन अधिनियम कोई कैसे बनेगा? अधिनियम बनने के लिए भारत में व्यवस्था है, केंद्र सरकार कोई अधिनियम बनाएगी तो उस अधिनियम को पहले लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा, फिर उसको राष्ट्रपति साइन करेंगे।
तब जाकर के वो अधिनियम बनेगा। लेकिन दबाव इतना है, तीनों तरफ से दबाव आ रहा है, चारों तरफ से, तीनों तरफ से दबाव आ रहा है। लोग बोल रहे हैं, पेपर में चल रहा है, इधर से महासभा वाले बोल रहे हैं कि भाई तुमको करो करो, क्यों नहीं कर रहे, तुम साइन भी कर चुके हैं, तो वो हो गया, ऐसा हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया। और 1993 तक हमारी स्थिति भी थोड़ी ठीक हो चुकी थी, हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी थी, हम दो हरित क्रांति पार कर चुके थे। और जब हम हरित क्रांति पार कर चुके थे, श्वेत क्रांति पार कर चुके थे, मतलब हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई थी, तो हम अब बात कर सकते थे मानव अधिकारों पर कि लोगों को खाना मिलना चाहिए, लोगों को रोटी मिलना चाहिए, कप मकान मिलना चाहिए। उस स्थिति में भी हम आ चुके थे। तो इन 3 तरीके से जब घिराया गया तो सरकार सत्ते में आई, लेकिन उसको पास करना था अधिनियम, जिसको बोला जाता है एक्ट। और एक्ट पास करने के लिए पहले उसका बनता है बिल यानी विधेयक। विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से साइन हो जाता है तो बन जाता है एक्ट यानी अधिनियम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन सरकार इतने सख्ते में थी, इतने दबाव में थी कि सरकार ने, उस समय वैसे लोकसभा नहीं चल रहा था, तो लोकसभा नहीं चलेगा तो केवल राज्यसभा से और राष्ट्रपति से तो पास होके एक्ट बन नहीं सकता है, तीनों चाहिए। तो सरकार बोला ये सब झंझट छोड़ो, मैं एक काम करता हूं कि मैं एक अध्यादेश जारी कर देता हूं। अध्यादेश मतलब ये भी एक एक्ट जैसा रहेगा। अध्यादेश कब जारी की जाएगी? जब लोकसभा राज्यसभा में से कोई काम पर ना हो, मतलब एक छुट्टी चल रहा हो या फिर दोनों का छुट्टी चल रहा हो, तब सरकार क्या करेगी, एक विधेयक जैसा विधेयक यहां पे बिल पेश करती है लोकसभा राज्यसभा में, वैसे ही बिल राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे और वो फिर एक अध्यादेश हो जाएगा। अध्यादेश मतलब एक तरीके का एक्ट ही है, एक तरीके का एक्ट, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश एक्ट नहीं है, एक तरीके का एक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जीवन काल केवल और केवल 6 महीना का होता है, और 6 महीना के बाद भी बात करूं तो लगभग और 45 दिन का होता है। ठीक, 6 महीना 45 दिन से ज्यादा नहीं होता है। 6 महीना के बाद के अंदर, यानी इतने समय के अंदर, जो भी समय सीमा है उसके अंदर अगर इसको संसद से अनुमति मिल गई तब तो ये फिर वैसे ही काम करता रहेगा, और अगर संसद से अनुमति नहीं मिली तो फिर ये खत्म हो जाएगा, ये कानूनी खत्म हो जाएगा। इस बीच के अंदर संसद से अनुमति मिलना आवश्यक है। तो सरकार ने फिर इतना दबाव में थी सरकार की, इतना तामझाम नहीं सोची और अपना खुद का एक्ट बनाई, एक खुद का जो बिल बनाया और बिल को सीधा राष्ट्रपति के पास भेजा। ये सब समय नहीं था उसके पास, तो सरकार ने एक तरीके से मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश पारित कर दिया 1993। ठीक, ये सब कारण से। ठीक, क्या पारित किया? मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश। कब पारित किया? 1993। इसका नाम ही था मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993। ठीक, ये पारित कर दिया। अब जब ये अध्यादेश पारित हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब ये भारत में लागू भी हो गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि इसी तारीख से, इस तारीख को, जिस तारीख को यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ होगा, उस तारीख से मानव अधिकार से संबंधित कानून भारत में आ गया, भारत सरकार का बनाया हुआ। और यह जो अध्यादेश पारित किया गया था वो किया गया था 28 सितंबर 1993। ये डेट भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी दोबारा भी आएगा, तिबारा भी आएगा, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, याद रहेगा। ठीक, अब 28 सितंबर को हुआ तो अब समझिए 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का समय है। मार्च के अंदर उसको, इस अध्यादेश को कन्वर्ट करा लेना है एक्ट के रूप में। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस,
इसको कन्वर्ट करा लेना है एक्ट के रूप में, नहीं तो फिर ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम कैसे कैसे चले, कैसे कैसे हमारा ये एक्ट बना, अध्यादेश बना, अध्यादेश क्यों लाया गया, क्या कारण थे कि अचानक से अध्यादेश लाया गया। तो भाई उस समय सरकार बहुत दबाव में थी भाई, लिटरली। ठीक, तो इस प्रकार से अध्यादेश बना। अब जब अध्यादेश बना 28 सितंबर 1993, तो आप कहेंगे अगर भारत में मानव अधिकार के विषय में कानून कब बना, तो आप बोलेंगे 28 सितंबर 1993। बस आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की, और वहां से फिर आगे बात चलेगी। नमस्कार।